What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, welcome to the 100 Days Commerce Masterclass series for class 11th guys. आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा डे 1 और अगले 3 मंथ्स में हम लोग पूरा हाफ ईयरली ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे सो दैट जब आपके सितंबर में हाफ ईयरलीज हो तो आप इतना अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड हो और आपकी हर चीज तैयार हो जाए। तो विद लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑन माई हैंड मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से हर चीज समझा दूंगा, तो कोई भी प्रॉब्लम तुमको आने नहीं वाली है। तो चलिए आज जल्दी से शुरू करते हैं अकाउंटेंसी के साथ और समझते हैं कि ये है क्या, कैसे चलता है, क्या क्या चीजें होती हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। अकाउंटेंसी पढ़ाने का ना एक पैटर्न होता है, मतलब कि जो आपकी बुक्स में चैप्टर्स हैं वो किसी और नंबर वाइज हो सकते हैं और हो सकता है मैं आपको किसी और तरीके से पढ़ाऊं कि पहले चैप्टर 2 के साथ जैसे मैं शुरू करता हूं हमेशा। तो हर टीचर का अपना अपना पैटर्न होता है। ट्रस्ट मी, आई एम गोना टीच यू विद द बेस्ट मेथड एवर, क्योंकि इतने साल से पढ़ा रहा हूं, इतने सारे सब्सक्राइबर्स बच्चों ने सब्सक्राइब करा है, ऐसे ही तो नहीं करा ना, उनको अच्छा ही लगा होगा। एंड या हजारों लाखों बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स, आज इतने सालों से मेरे बच्चे प्रोफेशनल्स बन गए हैं, आज अच्छी अच्छी जॉब्स में पहुंच गए हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं। सो या आई नो दिस कि हाउ टू टीच, कि कब क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है। तो आपको बस पढ़ना है, बाकी किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, बस तुम पढ़ते चले जाओ, बाकी सब मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बच्चा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के साथ। देखो, सब्जेक्ट को समझने के लिए पहले उस सब्जेक्ट की वोकैबुलरी समझनी पड़ेगी कि किस पर्टिकुलर वर्ड का क्या मीनिंग होता है। तो सब्जेक्ट को तो तभी समझ पाओगे ना जब आपको टर्म्स आती होंगी। तो इस चैप्टर के अंदर हम वो सारी टर्म समझने वाले हैं जो अलग अलग चैप्टर्स में यूज करी जाएंगी और आपको पता होनी चाहिए एज अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को डेली कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगानी है, जिसमें लिखना है प्रेजेंट सर, और कंसिस्टेंटली अटेंडेंस लगानी है सो दैट मुझे पता रहे कि हाँ मेरा ये बच्चा या ये बच्ची रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग टर्म्स के साथ। लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहले अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का मतलब जितने भी टर्म्स हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, क्योंकि देखो अकाउंटेंसी को हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। भाई अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, मैं प्रॉफिट बना रहा हूं या नहीं बना रहा हूं, कहीं मैं लॉस में तो नहीं जा रहा। तो वो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है जब हम उसको कैलकुलेट कर पाते हैं, राइट। एंड उसके अंदर बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होगा, बहुत सारी टर्म्स का प्रयोग होगा, उसी को हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज टर्मिनोलॉजी? द बेसिक टर्म्स आर कॉल्ड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, ठीक हो गया। इसके बाद यहां से हमारी मेन टर्म्स शुरू होती हैं बच्चों। सबसे पहले आता है एंटिटी। एंटिटी का सिंपल शब्दों का मतलब होता है पहचान, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, सबका अपना अपना नाम होगा, राइट। इसी तरीके से आपके एरिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, बैंक्स होंगे, स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, सबका अपना नाम होगा। तो नाम पहचान देता है, उसी को हम एंटिटी बोलते हैं। तो व्हाट इज एंटिटी? बोल रहा है कोई भी इकोनॉमिक यूनिट। सर इकोनॉमिक यूनिट मतलब जो कोई ना कोई ट्रांजैक्शंस कर रही है, पैसा कमा रही है ना, विच मे बी बिजनेस। अब हो सकता है उनके ट्रांजैक्शन करने का पर्पस बिजनेस करना हो, व्यापार करना हो, या नॉन बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है। सर नॉन बिजनेस एंटिटी कैसे होगी? बच्चे एनजीओज होती है ना, उनके पास डोनेशंस आती हैं, पैसा आ रहा है, वो चैरिटी करते हैं, पैसा जा रहा है, तो लेन देन तो इनका भी होता है। तो बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है, नॉन बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है। पहचान को बोलते हैं एंटिटी। अब बिजनेस एंटिटी क्या है, नॉन बिजनेस एंटिटी क्या है? बिजनेस एंटिटी वो पहचान उस ऑर्गेनाइजेशन की जिसका पर्पस सिर्फ पैसा कमाना है, यानी इट मींस एन इकोनॉमिक यूनिट व्हिच इज फॉर्म्ड फॉर अर्निंग इनकम। इसका मेन जो पर्पस है ना, इसका मेन पर्पस है टू अर्न इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज और सेलिंग गुड्स। देखो बच्चों, जो व्यापार होता है ना, व्यापार के अंदर या तो हम गुड्स सेल कर रहे होते हैं या हम सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। अब गुड्स से व्हाट डू आई मीन इज कि या तो मैं ये शर्ट सेल कर रहा हूं,
या फिर मैं शर्ट को कैसे सिया जाता है उसकी कोचिंग देता हूं। तो देखो सर्विस भी हो सकती है, गुड्स भी हो सकते हैं। अब सर नॉन बिजनेस एंटिटी कौन सी हैं? जितनी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, चाहे वो क्लब्स हों, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हों, पब्लिक लाइब्रेरीज हों, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हों, कल्चरल सोसाइटीज हों, जिनका पर्पस कहीं भी पैसा कमाना नहीं होता, वो सब नॉन बिजनेस एंटिटी में आ जाएंगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, लेते चलो स्क्रीनशॉट, सो दैट आपके नोट साथ साथ अच्छे अच्छे बनते रहें। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं आगे। इसके बाद आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। सर व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन का मतलब सिंपल कोई भी लेन देन। जैसे आप कहीं कुछ सामान खरीदने जाते हो, तो आपको सामान मिल गया, आपने बोला भैया पेटीएम से पेमेंट करूं, उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा स्कैनर है। आपने वो स्कैनर स्कैन करके पेमेंट कर दिया, आपके पास सामान आ गया, सामने वाले के पास पैसा चला गया, ये क्या हो गया? ट्रांजैक्शन। तो व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन? कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होना जरूरी है, ऑफ द बिजनेस विच चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। और वो ट्रांजैक्शन हमेशा बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करेगा। जैसे अगर आपने कोई फर्नीचर खरीदा, पैसा गया, फर्नीचर से आपके पास एसेट बढ़ गया, है ना। अब एसेट क्या होता है मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने कोई लोन लिया, तो इन सारी चीजों से बिजनेस पे इंपैक्ट आता है बच्चे, इसीलिए इसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। व्हेनेवर एनी ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, it results in changes in the values of some assets, some liabilities और some capital। assets, liabilities, capital क्या होता है, इस पे हम आ रहे हैं, बस अभी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास फीचर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये आपको बस एक बार रीड करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इट इज कंसर्न्ड विद, मतलब आपको ट्रांजैक्शन में क्या देखने को मिलेगा? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी, यानी गुड्स खरीद रहे हो, सर्विस खरीद रहे हो मनी के बदले में। दूसरा, इसके दो इंपैक्ट्स होंगे, एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। सर ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है, इस पे भी अभी चर्चा करेंगे। इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी पैसा कमाने के लिए होना चाहिए मेनली, राइट। तो ये आपको बस एक बार रीड करना है और इसका कोई काम नहीं है खास। अच्छा सर, अब हमारी मेन टर्म शुरू हो रही है। सर इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है बच्चों रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन का मतलब कि जो भी लेन देन हुआ है उससे क्या फाइनल रिजल्ट आया है मेरे बिजनेस पे। फाइनल रिजल्ट आने का मतलब कि उससे मेरे बिजनेस को फायदा हुआ या मेरे बिजनेस को नुकसान हुआ। तो अगर फायदा हुआ तो प्रॉफिट, नुकसान हुआ तो लॉस, वो रिजल्ट है उस ट्रांजैक्शन का, उसको हम इवेंट बोलेंगे, ठीक है। तो इवेंट बेसिकली एंड पॉइंट होता है किसी भी ट्रांजैक्शन का, सही हो गया। उसके बाद आता है अकाउंट क्या होता है। अब देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, आपके सब्जेक्ट के नाम अकाउंटेंसी में ही अकाउंट है। सर अकाउंट क्या होता है? बच्चे अकाउंट का मतलब है एक ऐसी जगह जहां पे सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी कि ऐसे समझो, अब मेरे बिजनेस में पैसा सिर्फ आ तो नहीं रहा, पैसा जा भी रहा है, तो पैसा आएगा भी, पैसा जाएगा भी। कुछ चीजें प्लस की होंगी जब पैसा आएगा, कुछ चीजें माइनस की होंगी जब पैसा जाएगा। तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि हम एक बॉक्स बना लें। हम लोग इस तरीके से एक टी शेप बॉक्स बना लें, ठीक है। और इस टी शेप, देखो टी जैसा है ना, एक टी बन गया। तो टी शेप बॉक्स में दो साइड हो गई, एक हो गई लेफ्ट साइड LHS, एक हो गई राइट साइड RHS। अब इसमें हम एक तरफ प्लस वाली आइटम्स लिख देंगे, एक तरफ माइनस वाली आइटम्स लिख देंगे, तो हमारे लिए हिसाब करना कितना आसान हो जाएगा, है ना। तो अकाउंट क्या है? अकाउंट एक टी शेप स्पेस है, टी शेप जगह है जहां पे सारी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन रूल्स। कुछ रूल्स की मदद से, रूल्स हम अभी आगे पढ़ेंगे कि कौन सी साइड प्लस वाली चीजें लिखते हैं, कौन सी साइड माइनस वाली चीजें लिखते हैं, ये हम धीरे धीरे इवेंचुअली सीखेंगे। बट अकाउंट क्या है? अकाउंट हम इसी को बोलते हैं एक ऐसी जगह जहां पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा जाएगा। हर अकाउंट की दो साइड्स होंगी, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। LHS को हम बोलते हैं डेबिट। अब आपके जीवन में कोई भी लेफ्ट हैंड साइड नहीं है और इसको सिग्निफाई या डिनोट करते हैं ऐसे DR से, ठीक है। मतलब आपके जीवन में कोई भी LHS नहीं है। RHS राइट हैंड साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट और इसको डिनोट करते हैं हम बच्चे CR से। तो ध्यान रखना, हमारे पास एक अकाउंट की दो साइड्स हो सकती हैं, DR एंड CR, यानी डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड को हम LHS बोलते हैं, क्रेडिट साइड को हम RHS बोलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब आप कोई भी, अगर आपको लेफ्ट जाना है व्हीकल में, अपने फ्रेंड को बोलना है लेफ्ट ले, तो उसको बोलना डेबिट ले ले। राइट जाना है तो उसको बोलना क्रेडिट ले ले। तो अब आपके जीवन में LHS RHS नहीं है, आपके जीवन में सिर्फ डेबिट और क्रेडिट है। समझ गए? ठीक हो गया। देखो
अकाउंट इज अ लेजर रिकॉर्ड। लेजर बच्चे एक जगह होती है जहां पे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ऐसा होता है टी शेप, ठीक है। इन अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस, जो एक पर्सन या किसी चीज के रिगार्डिंग हुई है। ओके, इसके बाद सर कैपिटल क्या होता है? देखो बच्चों, अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस की शुरुआत करने के लिए ओनर चाहिए, बिजनेस का मालिक चाहिए। तो हर बिजनेस में कुछ ना कुछ पैसा लगता है कि अगर मुझे कपड़े की दुकान खोलनी है तो पहले मुझे दुकान चाहिए, कस्टमर को बिठाने के लिए फर्नीचर चाहिए, उस दुकान में माल भरना पड़ेगा। तो बिजनेस बिना पैसे के तो शुरू नहीं हो सकता। तो हर बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो जो पैसा हम बिजनेस को शुरू करने में लगाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। तो व्हाट इज कैपिटल? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ठीक है, कि ओनर जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेगा उसको हम कैपिटल बोल देंगे। सही हो गया, परफेक्ट हो गया। अब ये आगे की चीज अभी के लिए छोड़ देना, बस आप इतना ध्यान रखो कि कैपिटल क्या है? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। बढ़िया सर। इसके बाद आती है बच्चों ड्राइंग्स। अब एक बात बताओ, ओनर जब बिजनेस कर रहा है तो क्यों कर रहा है? ताकि वो थोड़ा पैसा कमाए। पैसा कमाएगा तो पैसा घर भी लेके जाएगा, अपने घर के खर्चे करेगा, अपने घर वालों को अच्छा लाइफस्टाइल देगा। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे हम बोलते हैं कि ओनर ने जो भी पैसा लगाया है एक बिजनेस में, वट एवर मनी ओनर हैज इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, फिर वो वहां से पैसे कमाएगा, बिजनेस करेगा, फिर उस पैसे में से कुछ ना कुछ घर लेके जाएगा ताकि घर के खर्चे हो सके। घर ले जाना भी तो जरूरी है, तभी तो घर के खर्चे हो पाएंगे। तो जो पैसा ओनर ने बिजनेस में से निकाल लिया फॉर पर्सनल पर्पसेस, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो क्या होता है ड्रॉइंग्स? एनी कैश और एनी गुड्स विड्रॉल बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, यानी उसने अपने घर के यूज के लिए, घर के खर्चों के लिए अगर पैसा निकाला या गुड्स निकाल लिए। भाई मेरी शर्टों का बिजनेस है, शर्ट्स बनाता हूं मैं, और मेरे घर पे शर्ट्स की जरूरत है, तो मैं बाहर से थोड़ी खरीदूंगा, अपने बिजनेस में से ले जाऊंगा। तो जो भी पर्सनल यूज के लिए पैसा या सामान निकाला उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। याद रहेगा? ठीक हो गया। इसके बाद होता है बच्चे लाइबिलिटी। सर ये लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी का मतलब होता है बेटा जी कि जो भी पैसा फर्म ने बाहर वालों का देना है, यानी हिंदी में अगर मैं बोलूं तो कर्जे, है ना, जैसे हम कर्जा लेते हैं, हमने लोन लिया तो हमें वापस चुकाना है ना, तो जो भी पैसा आपको वापस चुकाना है उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। राइट। अब आपने उधार में कोई माल खरीदा, यानी कोई सामान खरीदा, पैसा अभी आपने नहीं दिया तो आपको देना है ना वो पैसा, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। यूजुअली हमारे घर में कई बार गेस्ट आते हैं तो हम, मम्मी बोलती है जल्दी से जाओ बेकरी से कुछ पकड़ लाओ, मम्मी पैसे, मम्मी ने कहा पापा दे देंगे, ले आ तू, कोई बात नहीं। अब हम फटाफट जाके कोल्ड ड्रिंक और चिप्स और ये सब ले आते हैं, अंकल लिख लेना पापा कल दे देंगे। तो वो क्या है? वो हमारी लाइबिलिटी है। तो व्हाट इज लाइबिलिटी? इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज। ओज का मतलब प्रोमिसेस, कि पीछे बाहर वालों का पैसा देना है, टू आउटसाइडर्स। ठीक हो गया, इसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं। राइट। इसके बाद बच्चों जो लाइबिलिटी है वो दो तरीके की हो सकती है। एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब देखो एक बात समझो, सर ये इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या है? बेटा मैंने क्या करा, ये मैं हूं स्माइलिंग, और मैंने एक बिजनेस ओपन करा जिसका नाम रखा आरजे शर्ट्स। मैं शर्ट्स सेल करता हूं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अभी हमने पढ़ा कि बिजनेस की खुद की अपनी पहचान होती है। मेरी दुकान आरजे शर्ट्स के नाम से जानी जाएगी, मेरे नाम से नहीं जानी जाएगी, है ना। अब आरजे शर्ट्स में मैंने कुछ पैसा लगाया है, मैंने जो पैसा लगाया उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। भाई मैंने जो पैसा लगाया तभी तो ये दुकान बनी, मैंने जो पैसा लगाया तभी तो इस दुकान में शर्ट्स आई, पैसा लगाना पड़ा ना। जब मैं इस बिजनेस को बंद करूंगा, जब भी बंद करूंगा, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, क्या मैं अपना पैसा वापस निकालूंगा? मैं बोलूंगा भैया ऐसा है, ये दुकान बेचो, पैसा मेरा मुझे दो, जो शर्टें बची हैं उसको सेल करो, पैसा मेरा मुझे दो। मैं अपना पैसा वापस निकालूंगा या नहीं निकालूंगा? तो जो मैंने कैपिटल लगाया है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, आरजे शर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, क्या आरजे शर्ट्स को इन फ्यूचर ये पैसा वापस देना है या नहीं देना है? मुझे वापस तो देगा ना। मतलब कि जो भी पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, अब तुम ये समझो कि बिजनेस एक अलग आइडेंटिटी है और ओनर एक अलग आइडेंटिटी है। ये हमेशा ध्यान रखना, बिजनेस और ओनर हमेशा अलग अलग होते हैं।
है ना। आपके स्कूल के ऑनर अलग होंगे लेकिन स्कूल अपने नाम से जाना जाएगा। बैंक के ऑनर अलग होंगे लेकिन बैंक अपने नाम से जाना जाएगा। बिजनेस के ऑनर्स अलग अलग होंगे लेकिन बिजनेस अपने नाम से जाना जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो, बिजनेस अलग होता है, ऑनर अलग होता है। तो बिजनेस में जो भी कैपिटल ऑनर ने लगाया है, बिजनेस को वो कैपिटल वापस देना है नहीं देना है। तो कैपिटल जो होता है ये एक इंटरनल लायबिलिटी होती है कि ये तो चलो अंदर के लोगों का पैसा है, इनको वापस देना है। सिमिलरली आरजे शर्ट्स को एक दुकान छोटी पड़ रही थी तो मैंने पड़ोस वाली दुकान भी ले ली। मेरा काम बहुत बढ़िया चल गया, मैंने पड़ोस वाली दुकान भी ले ली। अब आरजे शर्ट्स की 2 दुकानें हो गई। अब सर आरजे शर्ट्स की 2 दुकान, पहली तो मैंने पैसा लगाया था, दूसरी में पैसा लगाने के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं था। भाई मैं अकेला इंसान कहां से लाऊं इतना पैसा, तो मैंने HDFC बैंक से लोन ले लिया। यानी ये दुकान HDFC के पैसे से ली मैंने। क्या मुझे HDFC को ये पैसा चुकाना है? भाई जितने भी साल का लोन लिया होगा, 10 साल 12 साल 15 साल लोन चुकाना है ना, तो मेरी ये एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई बच्चों। कौन सी लायबिलिटी हो गई है मेरी? एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो जो भी पैसा बिजनेस ने अपने मालिक लोगों को वापस देना है वो इंटरनल लायबिलिटी है, और जो भी पैसा बिजनेस ने बाहर के लोगों को वापस देना है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो क्या है सर? ऑल अमाउंट्स विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर बच्चों मालिक को बोलते हैं, और द ऑनर आर इंटरनल लायबिलिटीज जैसे कैपिटल या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, कि आप पिछले साल का प्रॉफिट अभी नहीं बटा है लोगों में, तो फर्म ने प्रॉफिट कमाया तो ओनर को देना है ना अभी वो प्रॉफिट, तो उसकी लायबिलिटी हो गई। और एक्सटर्नल क्या है? जो बिजनेस को आउटसाइडर्स को देना है। ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू आउटसाइडर्स, उसको एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, बैंक से लोन लिया हुआ है, ऐसा समझ लो। बिल्स पेबल, लोगों के पैसे चुकाने हैं, राइट। क्रेडिटर अभी आगे आएगा तो इसको अभी इग्नोर करो, ये अभी आगे आने वाला है, आप समझ जाओगे आज ही। ठीक हो गया, इंटरनल लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी क्लियर हुआ? हाँ सर। अब आते हैं एसेट्स पे। सर एसेट्स क्या है? बच्चों मेरी जमीन, मेरी बिल्डिंग, मेरा फर्नीचर, मेरा कैश, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी मशीनरी। ठीक है, अब जैसे मैं इस लैंड पे पढ़ा रहा हूं, तो क्या ये लैंड है तो ही मैं पढ़ा पा रहा हूं, तो ही तो मैं पढ़ाऊंगा, तभी तो मैं अपना काम कर पाऊंगा। तो लैंड मुझे फायदा दे रहा है काम करने में। मुझे इस बिल्डिंग की जरूरत है, नहीं तो इतनी बारिश आ रही है तो पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, बिल्डिंग भी मुझे चाहिए। मुझे बेसिक फर्नीचर भी चाहिए भाई, मेरे चेयर टेबल भी चाहिए काम करने के लिए। मुझे कैश भी चाहिए, मुझे दुनिया भर के खर्चे करने पड़ते हैं, तो पैसा तो चाहिए। बिजली का बिल देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, कैश चाहिए। कुछ बैंक में भी पैसा होगा मेरे पास, ये दोनों अल्टीमेटली एक ही है, बस एक कैश के फॉर्म में है, एक बैंक के फॉर्म में है। इसी तरीके से मुझे मशीन भी चाहिए, ये बोर्ड हो गया, ये कैमरा हो गया, माइक हो गया, ये सब मेरी मशीनरी है, इनके बिना मैं नहीं काम कर सकता। तो अगर किसी भी इंडिविजुअल को बिजनेस करना है, उसको पैसा कमाना है, तो उसको पैसा कमाने में उसके एसेट्स हेल्प करते हैं। तो एसेट्स क्या हैं? एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स द राइट्स ऑफ विच ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। यानी एसेट्स बेसिकली आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं जिसका अधिकार आपके पास है। जैसे कैमरा मेरे पास है, मेरी ओनरशिप है, बट क्या ये मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देने वाला है? क्या मैं इस कैमरे से लाइफ टाइम या जितने दिन भी ये चलेगा इनसे अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा, वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालूंगा, कुछ रेवेन्यू जनरेट करूंगा? तो कहीं ना कहीं बच्चों एसेट्स आपको मदद करते हैं आपके बिजनेस को चलाने में, आपको पैसा कमाने में हेल्प करते हैं। आपके सारे रिसोर्सेज ये सब आपके एसेट्स होते हैं बेटा। ठीक हो गया? इसके बाद एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं? नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। ध्यान रखना, जो भी एसेट्स आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे, यानी जिनका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म के लिए होगा, जिनको आप कॉन्टिन्यूअसली यूज करोगे, वो नॉन करंट एसेट है। और वो एसेट्स जो आप जल्दी जल्दी से सेल कर दोगे, जो आपके पास शॉर्ट टर्म रहेंगे, जो आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर दोगे, वो आपके करंट एसेट्स होते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे मेरा ये बोर्ड है, ये 3-4 साल तो इसको हो गए हैं और मुझे लगता है 3-4 साल अभी और चल जाएगा, तो ये मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है। मैं इसको जल्दी से बेचना नहीं चाहता, मैंने इसको लिया, मैं इसको रखना चाहता हूं, ये मेरे लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना। इसी तरीके से आपका घर, आपका लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, हम ये चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म हमारे पास रहे, तो ये सारे नॉन करंट एसेट्स होते हैं। दीज आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज,
ये कॉन्टिन्यूसली रहते हैं, इनसे हम गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं और हम इन्हें बेचते नहीं है जल्दी से, ठीक है। वहीं कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम चाहते हैं कि जल्दी से बिक जाएं, जैसे हमारा स्टॉक। भाई जो हमारी दुकान में माल है, आरजे शर्ट्स में जो शर्ट्स हैं, ऑफ कोर्स वो मेरा एसेट है क्योंकि उससे मैं पैसा कमा पाऊंगा, है ना। तो वो जो शर्ट्स का स्टॉक है, वो मेरा जो माल बचा हुआ है, उसको मैं जल्दी से बेचना चाहूंगा कि ये जल्दी से कैश में कन्वर्ट होगा, मेरे पास पैसा आएगा, है ना। वो मेरा करंट एसेट है। तो करंट एसेट्स क्या है? दीज आर दोज एसेट्स विच आर मीन्ड फॉर सेल और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन द ईयर। तो जो भी आपके पास बड़ी जल्दी आते हैं, बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सब करंट एसेट्स हैं। इसके एग्जांपल्स में आप कैश लिख सकते हो, बैंक बैलेंस लिख सकते हो, इसके अंदर आप स्टॉक लिख सकते हो, इसके अंदर आप डेटर लिख सकते हो। डेटर, इसको डेप्टर मत पढ़ना, डेटर पढ़ना, ठीक है। ये होता क्या है, इस पे मैं अभी आने वाला हूं बस। जैसे अभी क्रेडिटर भी छोड़ा था ना, तो डेटर क्रेडिटर एक साथ पढ़ेंगे हम, राइट। और लॉन्ग टर्म में हम प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग ये सब लिख सकते हैं। तो ये मेरे नॉन करंट एसेट्स होते हैं बच्चों। इसके बाद आता है फिक्टिशियस एसेट। सर फिक्टिशियस एसेट कौन सा है? ये एसेट्स वो हैं बच्चों जो हमारे कैश में कन्वर्ट नहीं होंगे। देखो जितने भी एसेट्स हैं, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ये सब हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो कैश ऑलरेडी कैश में है, स्टॉक बिक जाएगा, डेटर से पैसा मिल जाएगा, डेटर क्या भी बताता हूं। तो ये सब ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। बट कुछ एसेट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनका बेनिफिट तो हमें मिल रहा है, लेकिन वो बिकेंगे नहीं, वो कैश में कन्वर्ट नहीं होंगे। जैसे कि आप ऐसा मान लो कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। सर व्हाट इज एन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस? बच्चों मैंने कोई एडवर्टीजमेंट कराया, अब उसका बेनिफिट मुझे 5 साल तक मिल रहा है, भाई लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रहा है, तो बैलेंस शीट में एसेट्स में आ जाएगा, है ना। उसको हम ऐसा मान लेते हैं कि भैया सपोज मैंने 1 लाख रुपीज का एडवर्टीजमेंट करा और इसका बेनिफिट मुझे 5 ईयर्स तक मिलेगा, तो 1 साल का तो खर्चा हो गया, अगले 4 साल के एसेट में भी तो जाएगा ना। ये एसेट हुआ ना मेरे लिए कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है मुझे ये। बट क्या इसको मैं दोबारा कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं? कैश में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी ऐसा एसेट है जो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो आपका फिक्टिशियस एसेट कहलाता है। तो व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट्स? द एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश, या जिनसे कोई फर्दर बेनिफिट डिराइव नहीं होता फ्रॉम दीज एसेट्स, ठीक है। इसके अंदर डेबिट बैलेंस ऑफ P&L आता है। डेबिट बैलेंस ऑफ P&L का मतलब बच्चा लॉस होता है। हमारी फर्म के एसेट्स में ना लॉसेस भी लिखे जाते हैं। सर लॉसेस क्यों एसेट में लिखे जा रहे हैं? बच्चों देखो, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट फर्म की लाइबिलिटी है कि वो पैसा मालिक को देना है कि भैया हाँ अच्छा बिजनेस चला, प्रॉफिट हुआ, मुझे आपको पैसा देना है, ये लो। लेकिन अगर लॉस हुआ तो वो फर्म बोलती है हमें मालिक से लेना है। तो कोई भी पैसा अगर हमें किसी से भी लेना है तो मुझे तो बेनिफिट ही आ रहा है ना उसका, वो मेरा एसेट हुआ या नहीं हुआ। तो इसीलिए डेबिट बैलेंस ऑफ P&L या फिर एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटर्न ऑफ। नॉट येट रिटर्न ऑफ का मतलब जिसका भी हमें पूरा बेनिफिट नहीं मिला, जैसे हमारा एडवर्टीजमेंट, ये बच्चों हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स में आ जाते हैं। मेनली आप इसकी डेफिनेशन याद रखना, फिक्टिशियस एसेट्स कौन से हैं? द एसेट्स जिनका कैश में रियलाइजेशन नहीं होता। ठीक हो गया, परफेक्ट। इसके बाद आते हैं बच्चों नॉन करंट एसेट्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। नॉन करंट कौन से थे? जो लॉन्ग टर्म वाले थे, जिनका बेनिफिट्स हमें लॉन्ग टर्म मिलेगा। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल वो हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो हमारे आसपास दिख रहे हैं। जैसे मेरी ये टेबल, ये मेरी टेबल एक टेंजिबल एसेट है, कैमरा मेरा टेंजिबल एसेट है, लाइट मेरा टेंजिबल एसेट है, ये बोर्ड मेरा टेंजिबल एसेट है। तो ऑल दोज एसेट्स विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड, इनको हम टेंजिबल बोलते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप बस फील कर सकते हो, जैसे मेरी रेपुटेशन। मेरी रेपुटेशन को बोलते हैं बच्चों गुडविल। अब आप लोग जीवन में कभी मेरे से पढ़े थोड़े ही ना थे, लेकिन आपके बड़े भाई बहन, आपके नेबर्स, आपके कजन्स, आपके मॉम डैड, किसी ना किसी ने कभी ना कभी मेरी वीडियो देखी होगी। उनको ये चीज़ लगा होगा कि हाँ यार ये टीचर अच्छे हैं, ये इंडिविजुअल अच्छा पढ़ाते हैं, ये इंसान अच्छा पढ़ाता है। तो मेरी एक रेपुटेशन बिल्ड हो गई है ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स। तो वो रेपुटेशन मुझे हेल्प करती है कि बच्चे मेरे तक पहुंच ही जाते हैं। तो मेरा वो एसेट हुआ ना, तो इसको बोलते हैं इनटेंजिबल। द एसेट्स विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन नॉट बी सीन और फेल्ट, जिसको हम सीन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन हाँ आपको आसपास उसका ये होगा कि हाँ यार ये क्या है, इससे मुझे बेनिफिट हो रहा है। जैसे मेरी गुडविल है ना। अब सपोज मेरा यूट्यूब वीडियो है,
अगर कोई इस YouTube वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पे डाल दे तो मैं उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता हूं कि भाई मेरा एसेट है ये, आप इसको यूज नहीं कर सकते, ये मैंने मेहनत करके बनाया है। तो कॉपीराइट भी मेरा एक इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। तो इंटेंजिबल में गुडविल आता है, पेटेंट आता है, कॉपीराइट आता है, ट्रेडमार्क आता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आता है, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो। अब आता है रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। सर अब ये रिसीट्स क्या होंगी? देखो बच्चों, आपके पास जब भी किसी भी सोर्स से पैसा आ रहा है तो वो एक रिसीट है या रिसिप्ट है, कुछ भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो मेनली मतलब पता होना चाहिए। तो अगर मेरे पास पैसा आ रहा है तो वो एक रिसिप्ट है या रिसीट है। अब अगर वो पैसा मेरे लिए मेरे मेन काम से आ रहा है, ठीक है, जो भी मेरा मेन सोर्स ऑफ बिजनेस है, जो भी मेरा मेन बिजनेस है उससे आ रहा है, मेरे मेन बिजनेस से आ रहा है, ये रेगुलरली आ रहा है, यानी बार बार आ रहा है, इसको हम रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाता हूं तो मेरे बच्चे मुझे फीस पे करते हैं, तो मेरे लिए वो एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, यानी मुझे नॉर्मली वो चीज रेगुलरली मिलती रहती है एंड वो मेरा मेन काम है, राइट। तो वो मेरे लिए एक रेवेन्यू रिसीट है। वहीं पे अगर मैंने बैंक से लोन लिया तो पैसा तो आया भाई, पैसा यहां भी आ रहा था, पैसा बैंक से भी आया, लेकिन वो जो पैसा मेरे पास आया वो मेरी लाइबिलिटी बन के आया, वो मेरी इनकम बन के नहीं आया। एक चीज और होती है कि जो रेवेन्यू रिसीट्स होती है ना, वो आपकी इनकम्स है भाई, मेनली आपके पास वो पैसा रहेगा, वो आपका अपना है, आप उसको जैसे मर्जी खर्च कर सकते हो। लेकिन अगर जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं वो मेरी कई बार लाइबिलिटी बन के आती हैं। जैसे ये मेरा मेन बिजनेस से नहीं आएगा, ये मेरा मेन बिजनेस से नहीं आएगा। सेकेंडली ये इर्रेगुलर होगा, ये हर रोज नहीं होता, ये बहुत रेयर होता है, कभी कभी होता है ना। और इनमें हम लोन्स का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे रिसीट्स दो तरीके की हैं, जो रेगुलर हैं जो आपके बिजनेस से आती हैं वो रेवेन्यू रिसीट्स, जो इर्रेगुलर हैं जो आपके बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है वो हमारे लिए कैपिटल रिसीट्स। तो देखो क्या बोल रहा है, इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू मेक अ प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स हमारे पास ये कहां पे लिखी जाती हैं ये तो छोड़ दो, आप मेन जो मैंने चीज बताई वो याद रखना बस, मतलब आपको इसकी जरूरत नहीं है। आप मेन चीज ध्यान रखना, रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स जो आपको रिसीव हुई हैं फ्रॉम द मेन बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। एंड कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज। दीज आर इर्रेगुलर इन नेचर, दीज आर रेगुलर इन नेचर। इसका एग्जांपल हो सकता है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसका एग्जांपल हो सकता है लोन टेकन। ये 3 पॉइंट्स लिखना, ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद आता है बच्चों खर्चा, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब जब हमारी जेब से पैसा जाता है, तो एक्सपेंडिचर में क्या बोलते हैं, एनी डिस्पर्समेंट ऑफ कैश। डिस्पर्समेंट का मतलब माइनस होना, पैसा जाना। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, और इनकरिंग अ लाइबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग एसेट। भाई या तो तुम कोई एसेट खरीदोगे, कोई गुड्स खरीदोगे, कोई सर्विस खरीदोगे, तुम्हारे पास से पैसा जाएगा, तो वो सब एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर कितने प्रकार का है, कैपिटल, रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल ले लो। कैपिटल कौन सा है बच्चों, जो भी पैसा तुमने एसेट खरीदने के लिए खर्च करा, जो भी पैसा तुमने एसेट खरीदने के लिए खर्च करा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये पॉइंट जो रिसीट में लगा था यहां भी लग जाता है कि कैपिटल इर्रेगुलर होता है, ये आप रोज रोज नहीं करते। भाई जीवन में गाड़ी खरीदनी है, एसेट बन रहा है, रोज रोज थोड़ी गाड़ी खरीदोगे, कभी कभी खरीदोगे ना, इर्रेगुलर होगा ना, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इर्रेगुलर होता है। वहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेगुलर होता है, जो आपके डेली बिजनेस को चलाने के खर्चे होते हैं, जो आपको डेली चाहिए ही चाहिए, जैसे माल खरीदना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सैलरी देना, रेंट देना, बिजली का बिल देना, भाई देना ही पड़ेगा देखो अगर बिजनेस चलाना है तो, और ये रोज होते हैं आपके खर्चे। तो क्या बोल रहा है, एनी एक्सपेंडिचर जिसका पूरा बेनिफिट आपको 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट भी लंबा होता है। भाई मैंने गाड़ी खरीदी तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा तो एसेट बनेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वहीं पे अगर मेरी जेब से पैसा गया, शॉर्ट टर्म के लिए गया, बार बार जाता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है बेटा। डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है, इसमें दोनों के फीचर होते हैं, कैपिटल का भी और रेवेन्यू का भी। इसका मतलब इसको करना तो रोज रोज पड़ता है, ये है तो रेगुलर खर्चा, लेकिन इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म है। बेनिफिट बच्चों इसका लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, इसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। देखो एक फीचर हो गया रेगुलर वाला, वो इसका है,
लेकिन इसमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता था, इसमें होता था लॉन्ग टर्म बेनिफिट। वो इसका फीचर भी आ गया इसके अंदर, दोनों के फीचर है। क्या बोल रहा है, देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर्स विच आर रेवेन्यू इन नेचर, रेवेन्यू का मतलब जिनको आपको बार बार करना पड़ता है, बट बेनिफिट इज लाइकली टू बी डिराइव्ड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, जिनका फायदा आपको कई साल तक मिलेगा, उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रोज रोज करना है, बिजनेस को चलाने के लिए करना है। रेंट सैलरी इसका एग्जांपल है, बेनिफिट इसका शॉर्ट टर्म होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी कभी करोगे, मेनली एसेट्स खरीदने के लिए करोगे, बेनिफिट इसका लॉन्ग टर्म होता है। और डेफर्ड रेवेन्यू जिसमें दोनों का बैलेंस आ जाए, वो बोल देंगे हम डेफर्ड रेवेन्यू। चलो सर, ये रीड ओनली है, ये आपको पढ़ना है, डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है बच्चों, देखो एक्सपेंडिचर में तो हमने सारे खर्चे ले लिए थे, एक्सपेंस में सिर्फ वो खर्चे आएंगे जो सिर्फ गुड्स पे हुए हैं, यानी सामान खरीदने में, माल खरीदने में जो खर्चा हुआ उसको एक्सपेंस बोलते हैं। क्या? इट इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। मैं जो भी गुड्स और सर्विसेज, अगर मैं शर्ट्स में डील करता हूं तो इस शर्ट्स को बनाने में, शर्ट को बेचने में जो भी खर्चा हुआ वो मेरा एक्सपेंस है, बस सिर्फ शर्ट से रिलेटेड। ओके। अब सर इनकम क्या होता है? देखो बच्चों, मेरे पास जो टोटल पैसा मिलता है भाई, जब भी मैं शर्ट बेचूंगा, ये शर्ट बेचूंगा, सपोज मैं शर्ट 1000 रुपीज की बेच रहा हूं, पैसा मिल रहा है, उसको बोलूंगा रेवेन्यू। जो भी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल, उसको रेवेन्यू बोलते हैं। अब ये शर्ट अगर मैं 1000 की बेच रहा हूं और मुझे बनाने में इसको 600 का खर्चा आया, कितना खर्चा आया? 600 का एक्सपेंस हो गया, माइनस एक्सपेंस, ये मेरा बन जाता है इनकम। तो व्हाट इज इनकम? इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इसको रेवेन्यू बोलते हैं, और इसको बनाने में जो खर्चा आया उसको एक्सपेंस बोलते हैं। जो भी सरप्लस होगा रेवेन्यू और एक्सपेंस का, उसको इनकम बोलते हैं। जैसे मैंने शर्ट बेची 1000 रुपीज की और खर्चा आया था 600, तो 400 का मेरा इनकम है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो प्रॉफिट हुआ। बच्चे प्रॉफिट भी सिमिलर होता है, बट एक शर्ट से मैं अपना प्रॉफिट नहीं दिखाऊंगा। मैं बोलूंगा प्रॉफिट क्या है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, कि पूरे साल में मैंने टोटल कितना पैसा कमाया, पूरे साल में मैंने टोटल कितना खर्चा करा, वहां से प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। ठीक है बेटा, प्रॉफिट आ गया। देखो प्रॉफिट क्या है? टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस, इसको प्रॉफिट बोलते हैं। अब अगर ऐसा हो गया, देखो मैंने क्या बोला, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। अब सपोज ये है 10,000 और ये है 7,000, तो मेरा 3,000 का प्रॉफिट आ रहा है। 3,000 का क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन अगर खर्चे ज्यादा हो जाए कि 10,000 का रेवेन्यू है और 12,000 का खर्चा है, रेवेन्यू और एक्सपेंस ये ज्यादा है, तो अभी मेरा 2,000 माइनस में आ जाएगा, ये मेरा लॉस है। तो whenever your expenses exceeds your revenues, उसको आप लॉस बोल दोगे। It conveys the result of business for a period when total expenses exceeds total revenue। ठीक है। गेन क्या होता है? गेन बच्चों हम फायदे को बोलते हैं मेनली कि मेरे पास कोई लैंड थी, उस जमीन की वैल्यू बढ़ गई तो मुझे फायदा हो गया ना, तो वो गेन है। मतलब इसको हम प्रॉफिट नहीं बोलते, इसको हम गेन बोलते हैं। तो गेन क्या है? कोई भी पैसे का बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम कोई ऐसा इवेंट हुआ है, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुआ जो बिजनेस की मेन एक्टिविटीज से नहीं हुआ। मेरी लॉटरी निकल गई तो मुझे गेन हो गया, मुझे कोई पैसे डोनेशन मिल गई तो मुझे गेन हो गया, है ना। तो ये नॉर्मली बिजनेस से रिलेटेड चीजें नहीं होती, सडन होती हैं कि हो गई, तो दैट इज गेन। ठीक है, होता आपका फायदा ही है। इसके बाद परचेजेस। परचेजेस का मतलब होता है बच्चों कि आप जिस भी गुड्स में डील करते हो। देखो अगर मेरी बेकरी है तो बेकरी पे मैं बिस्किट्स बनाता भी हूँ, और जो मैं बिस्किट्स बनाता हूं सिर्फ वो तो नहीं बिकते होंगे, कुछ लोग गुड्डे भी मांगते होंगे, हाइड एंड सीक भी मांगते होंगे, ओरियो भी मांगते होंगे। तो कुछ बिस्किट्स ऐसे होंगे जो मुझे खरीद के लाने पड़ते होंगे। तो जिस चीज में मैं डील करता हूं, अगर मैं उसको खरीद के ला रहा हूं तो उसको बोलेंगे परचेजेस। ठीक है, दिस टर्म इज यूज फॉर गुड्स ओनली। और गुड्स किसको बोलते हैं? जिसमें हम डील करते हैं। अगर मैं मोटर बाइक्स का बिजनेस करता हूं तो मेरे लिए मोटर बाइक्स गुड्स हैं। गाड़ी का बिजनेस करता हूं तो मेरे लिए कार्स गुड्स हैं। गुड्स क्या है? द टर्म परचेजेस इज यूज्ड ओनली फॉर पर्पस ऑफ गुड्स in which the business deals. In case of manufacturing concern, goods means acquiring of raw material for the purpose of conversion into finished products. अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं तो मैंने अगर रॉ मटेरियल खरीदा है तो वो भी मेरा परचेज होगा। ठीक है,
अब एक बात बताओ, मैंने जो भी सामान खरीदा है, मैंने जो भी माल खरीदा है, ज़रूरी तो नहीं है कि मैं हर बार 100% माल रखूंगा। कभी कभी हो सकता है वो माल खराब निकले तो मुझे वापस भी करना पड़ेगा। तो जो सामान मैंने खरीदा वो सही नहीं निकला, अप टू द स्पेसिफिकेशन नहीं निकला, तो मुझे उसका कुछ सामान वापस करना पड़ेगा। तो जो मैं खरीद के वापस कर रहा हूं उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। अब देखो, माल मेरे पास से जा रहा है, थिंग्स आर गोइंग आउट फ्रॉम माई बिजनेस, तो इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। तो जो सामान खरीदा वो परचेज है, अगर वो अच्छा नहीं लगा, सही नहीं है, वापस करा, तो परचेज रिटर्न है या रिटर्न आउटवर्ड है। ठीक है। इसी तरीके से सेल्स, जब मैं उस माल को बेचूंगा जिसमें मैं डील करता हूं, आरजे शर्ट्स जब शर्ट्स को बेचेगा उसको सेल्स बोलेंगे। सिंपल सा लॉजिक ये है बच्चों, गुड्स को कभी भी गुड्स नहीं बोलना, इधर परचेज और सेल, खरीदा तो परचेज, बेचा तो सेल। ठीक है। सेल्स मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स फॉर अ प्राइस। अब अगर बिका हुआ माल वापस आ रहा है, अगर बिका हुआ माल वापस आ रहा है, भाई जो माल बेचा है हो सकता है वो भी वापस आ जाए, जरूरी थोड़ी है कि जो माल बेचा है वो सारा कस्टमर रख ही लेंगे, वो भी तो वापस कर सकते हैं। तो अगर बिका हुआ माल वापस आया बच्चे, इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। सम कस्टमर्स माइट रिटर्न द गुड सोल्ड, दीज आर टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न। ठीक है। अब माल वापस आ रहा है, माल वापस आ रहा है, तो इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। क्या बोलते हैं इसको? रिटर्न इनवर्ड। ठीक हो गया। इसके बाद आता है बच्चों गुड्स। गुड्स तो आपको पता चली गया, जो भी सामान हमने खरीदा है रीसेल के लिए उसको हम गुड्स बोलते हैं। ठीक है। चाहे वो रॉ मटेरियल हो जिससे हम कुछ फाइनल प्रोडक्ट्स बनाएं या हम खरीद के लाए हैं, द गुड्स परचेज फॉर रीसेल, इसको हम गुड्स बोलते हैं। ठीक है जी। इसके बाद स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है? वो गुड्स जो मैंने खरीदे हैं लेकिन अभी बिके नहीं हैं, मैंने खरीदे हैं बेचने के लिए लेकिन अभी बिके नहीं हैं, उसको स्टॉक बोलते हैं। ठीक है। द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड, जो अभी तक बिके नहीं हैं उसको हम स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक दो प्रकार का होता है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो, हम लोग अकाउंटिंग में क्या करते हैं बेटा, हम अकाउंटिंग में ना एक फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं। मतलब हमारा जो साल होता है वो 1 जनवरी को शुरू नहीं होता, हमारा साल शुरू होता है 1 अप्रैल को और खत्म कब होता है? 31 मार्च को। सर हम ऐसा क्यों करते हैं? बच्चों हम लोग ना इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो करते हैं और इनकम टैक्स एक्ट ऐसा बोलता है कि आपकी अकाउंटिंग इस साल के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे आपका सेशन, जैसे आप 11th में आए, ठीक है, तो आप 11th में जब आए तो 1 अप्रैल से शुरू हुई आपकी क्लास, खत्म कब होगी? 31 मार्च पे। तो स्कूल्स हों, बिजनेसेस हों, ये सब इस ईयर को फॉलो करते हैं। तो जो शुरू में हमारे पास स्टॉक है ना, साल के शुरू में, बिल्कुल शुरू में, भाई मेरे साल के शुरू में, मैंने बोला कि पिछले साल बिजनेस अच्छा हो गया, अब साल के शुरू में मेरे गोदाम में 250 शर्ट्स बची हुई हैं, उसको मैं बोलूंगा ओपनिंग स्टॉक। उसको क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक। फिर मैं पूरे साल में बहुत सारी शर्ट्स खरीदूंगा, बहुत सारी बेचूंगा, बेचता गया, खरीदता गया, बेचता गया, खरीदता गया, साल के लास्ट में मैंने देखा 50 शर्ट्स बची हुई हैं। कितनी बची हुई है? 50। वो हो गया क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक मींस द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। साल के शुरू में जो स्टॉक बचा हुआ है वो ओपनिंग, जो साल के लास्ट में बचा हुआ है वो क्लोजिंग। ठीक हो गया बच्चे? ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद आता है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी जो है ये बच्चा हमारा स्टॉक से बड़ा टर्म है। देखो, स्टॉक में तो हमने सिर्फ लिए थे गुड्स, अब मेरे गोदाम में, फैक्ट्री में सिर्फ गुड्स तो नहीं होते, कच्चा माल भी होता है यानी रॉ मटेरियल, कुछ सेमी फिनिश्ड भी होता है। सेमी फिनिश्ड का मतलब कि जो भी बन के रेडी हुआ, कुछ अभी तैयार नहीं हुआ, 100% तैयार नहीं हुआ। सपोज ये शर्ट्स बेचता हूं मैं, शर्ट्स बना दी, अभी बटन्स नहीं लगे, यानी अभी 100% रेडी नहीं है, तो उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। जब बन के रेडी हो गया तो उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। तो इन्वेंट्री में सब आ जाता है। इन्वेंट्री में क्या आएगा? इन्वेंट्री में आ जाएगा, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर देयर कैन बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन सी? रॉ मटेरियल, कच्चा माल, यानी अगर ये कॉटन का शर्ट है तो कॉटन, कच्चा कॉटन पड़ा हुआ है या कॉटन थ्रेड पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल। ठीक है। उस रॉ मटेरियल के बाद कुछ बन के तैयार हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। सपोज स्लीव्स अलग बना दी, फ्रंट अलग बना दिया, बैक अलग बना दिया, कपड़ा काट के रख दिया, वर्क इन प्रोग्रेस। शर्ट बन के रेडी हो गया, फिनिश गुड्स। एंड कुछ शर्ट्स ऐसी भी तो होंगी कि सपोज मैं सिर्फ कॉटन मंगाता हूं और मेरी दुकान पे डिमांड लिनन की भी आती है,
वूल की भी आती है, वो मैं बनाता नहीं हूं, वो मैं खरीद के लाता हूं सो दैट मैं बेच पाऊं। तो जो मैं खरीद के लाता हूं जिसको मैं बेच पाऊं उसको बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। तो जो माल मैं बनाता हूं वो 3 पार्ट्स में हो सकता है, रॉ मटेरियल कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस यानी आधा बन गया, फिनिश गुड्स बन के तैयार हो गया, और जो मैं खरीद के लाता हूं वो है स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है बच्चों, जैसे मेरी बेकरी है तो जो बिस्किट्स मैं बनाता हूं अपनी बेकरी पे उसका फ्लोर पड़ा हुआ है, आटा पड़ा हुआ है, वो रॉ मटेरियल में आ जाएगा। बिस्किट बन के तैयार है, अभी पैक वैक नहीं हुए, वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएंगे। बिल्कुल पैक वैक हो गया, डब्बा तैयार है, रखा हुआ है, वो हो गया फिनिश गुड्स। वहीं पे गुड्डे का स्टॉक रखा हुआ है, वहीं पे कुछ ओरियो रखे हुए हैं, ये सब स्टॉक इन ट्रेड होगा। तो इन्वेंट्री में 4 चीजें आती हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। 4 चीजें बच्चों हमारे पास इन्वेंट्री में आ जाती हैं। देन वी हैव ट्रेड रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स देखो, ट्रेड का मतलब व्यापार, ट्रेड का मतलब व्यापार, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम जो भी व्यापार करते हैं तो हमें लोगों से कई बार पैसा लेना पड़ता है, भाई उधारी चलती है बिजनेस में, पैसा लेना पड़ता है। तो जितने भी लोगों से पैसा लेना है उनको बोलते हैं रिसीवेबल्स। तो व्यापार करते हुए जितने लोगों से हमने पैसा लेना है उनको रिसीवेबल्स बोलते हैं। इट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने जो गुड्स दिए या सर्विसेज दी जिनका पैसा अभी हमें मिलना है वो हमारे रिसीवेबल्स हैं बच्चों। अब जिसको भी हमने उधार में माल बेचा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने चिंटू को उधार में माल बेचा, मैंने कहा चिंटू बेटा कितनी शर्ट चाहिए, उसने बोला सर 2 चाहिए, मैंने कहा ले जा, पैसे कब देगा, उसने बोला 1 महीना बाद देता हूं। तो क्या मुझे चिंटू से 2 शर्ट के पैसे लेने? चिंटू बन गया मेरा डेटर। तो डेटर किसको बोलते हैं? इट रिप्रेजेंट्स दोज पर्संस, वो लोग या वो बिजनेसेस, फर्म्स का मतलब बिजनेसेस होता है, जिन्होंने हमसे माल खरीदा है, यानी हमने जिनको माल बेचा है एंड अभी तक उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, उन्होंने हमारे से उधार में माल खरीदा है। उधार, उधार को बच्चों हम क्रेडिट भी बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर क्रेडिट तो राइट हैंड साइड को बोलते थे। बच्चों एक शब्द के 2 मतलब भी तो हो सकते हैं, है ना भाई। क्रेडिट राइट साइड भी होता है अकाउंट का, और क्रेडिट उधारी को भी बोलते हैं। तो क्रेडिट किसको बोलते हैं? उधार को। याद रहेगी ये बात, ठीक है। तो डेटर कौन है? वो फर्म्स या वो पर्सन्स जिसको हमने उधार में माल बेचा है और अभी हमें उनसे पैसा रिसीव नहीं हुआ है, वो डेटर्स हैं। जिनसे पैसा लेना है वो डेटर्स हैं, ध्यान रखना। कौन है डेटर्स? जिनको उधार में माल बेचा है। एंड बिल्स रिसीवेबल क्या होता है बच्चों? जिनके नाम, जिन्होंने हमें लिख के दिया हुआ है, जिन्होंने हमें बिल साइन करके दिया हुआ है कि हम ये आपको पैसा देंगे 3 महीने बाद। बिल रिसीवेबल का एक टाइम पीरियड होता है, वो होता है 3 मंथ्स। तो बिल रिसीवेबल क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सामने वाला लिख के देता है। डेटर तो हम उस इंसान या उस फर्म को बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिसपे लिखा हुआ है कि ये इंसान हमें इतना पैसा देगा, इस डेट पे देगा, उसको बिल रिसीवेबल बोलते हैं। तो बिल रिसीवेबल क्या है? इट इज बिल रिसीवेबल फॉर द पर्पस फॉर द पर्सन हु ड्रॉज इट एंड गेट्स इट बैक आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ड्रॉई। इसको ऐसे समझो कि मैंने चिंटू को, ये चिंटू है, ठीक है, ये मैं हूं, ये चिंटू है, मैंने चिंटू को उधार में माल बेचा, गुड्स बेचे। अब मुझे चिंटू पे मुंह जुबानी भरोसा नहीं है, ठीक है, चिंटू बोल रहा है मैं आपका पैसा दे दूंगा, चिंटू मेरा डेटर है, लेकिन मुझे इस पे भरोसा नहीं है। तो मैंने क्या करा? मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिया। बिल ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट पे बनेगा जहां पे मैं लिख दूंगा कि मुझे चिंटू से 2 शर्ट्स के 2000 रुपीज लेने हैं। मैं चिंटू को दूंगा ये, मैं बोलूंगा भाई पहले ये डॉक्यूमेंट पे साइन कर और साइन करके मुझे वापस दे, मुझे तब भरोसा होगा, क्योंकि मैं ये डॉक्यूमेंट ले जाके कोर्ट में केस भी तो कर सकता हूं अगर तू कल मेरे पैसे नहीं देगा तो इस पे साइन करके दे। चिंटू ने मुझे साइन करके ये वापस करा, तब मैंने इसको ये शर्ट्स दी। आप मुझे बताओ, चिंटू मेरा डेटर तो है, मेरा डेटर है, डेटर वो इंसान या वो फर्म होती है, बट क्या मेरे पास एक डॉक्यूमेंट भी है जिससे पता लग रहा है कि हाँ मुझे इससे पैसे लेने हैं? तो ये डॉक्यूमेंट मेरे लिए तो हो गया बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, क्योंकि मुझे इसका पैसा मिलना है। बट चिंटू के लिए यही डॉक्यूमेंट हो गया बिल्स पेबल, क्योंकि चिंटू को उसका पैसा देना है। अब डॉक्यूमेंट तो दोनों के लिए काम करेगा ना, इसके लिए बिल्स पेबल है, मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है। अब मेनली ट्रेड रिसीवेबल्स कौन होते हैं? जिनसे हमें पैसा लेना है, वो इंसान या वो फर्म्स, उनको हम डेटर बोलते हैं। और अगर हमारे पास एक कागज पे लिखित में है तो उसको हम बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। सिमिलरली ट्रेड पेबल, जिनका हमें व्यापार में पैसा देना है। पेबल का मतलब जिनका पैसा देना है, द अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज और सर्विसेज टेकन, ठीक है। अब क्रेडिटर कौन है?
क्रेडिटर वो हैं जिनसे हमने उधार में माल खरीदा है, उधार में माल खरीदा, जिनसे हमने उधार में माल खरीदा, बाय करा, जिनका पैसा देना है, वो क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, सपोज मैंने चिंटी से रॉ मटेरियल खरीदा था, तो चिंटी के पैसे देने हैं, है ना। वहीं चिंटी ने मुझे बोला कि बिल लिख के दो, मतलब मैं लिख के दे रही हूँ, साइन करके वापस दो। वही वाली बात, चिंटू के लिए वो पेबल था, मेरे लिए रिसीवेबल था। इसी तरीके से अगर मैं साइन करके वापस दूंगा तो मेरे लिए पेबल हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं बिल्स पेबल। इट बिकम्स पेबल फॉर द पर्सन हु एक्सेप्ट्स इट। ठीक हो गया। देन वाउचर। वाउचर बच्चों एक डॉक्यूमेंट होता है जो ये बताता है कि कौन से अकाउंट को लेफ्ट में लिखो, कौन से अकाउंट को राइट में लिखो, यानी विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। तो सिंपल सा डॉक्यूमेंट है जो आपको ये स्टेट करेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। A voucher is the document which provides the authorization to pay and on the basis of which business transactions are recorded। भाई ये बता देगा कि क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, फिर हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है डिस्काउंट। बच्चों डिस्काउंट का क्या मतलब होता है? छूट, पैसा कम कर देना, कि शर्ट 1000 की है लेकिन चलो 10% ऑफ, 100 ऑफ, 900 की मैं आपको दे दूंगा ये शर्ट, तो ये डिस्काउंट हो गया। तो व्हाट इज अ डिस्काउंट? डिस्काउंट होता है बच्चों एन अलाउंस, अलाउंस का मतलब बेनिफिट, ऑफर्ड बाय द सेलर ऑफ द सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस में हम कुछ ना कुछ डिडक्शन कर देंगे, कम कर देंगे, उसको डिस्काउंट बोलते हैं। अब अगर डिस्काउंट हर कस्टमर को दिया जा रहा है, सेल्स को प्रमोट करने के लिए दिया जा रहा है कि यार मुझे सेल बढ़ानी है, मेरी शर्ट 1000 में नहीं बिक रही, 900 में तो बिक जाएगी, तो मैं 100 ऑफ कर देता हूं, मैंने कर दिया 100 ऑफ, 100 ऑफ, वो क्या हो गया? बेसिकली छूट हो गई, राइट? तो डिस्काउंट हो गया, अब सबके लिए हो गया, तो उसको बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड बाय अ सेलर टू इट्स कस्टमर एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्ट और कैटलॉग प्राइस, इसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। वहीं पे कुछ लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं सर शर्ट तो बहुत बढ़िया है बट पैसा 1 महीना बाद देंगे। अब देखो बच्चों, जो लोग 1 महीना बाद पैसा देने की बात कर रहे हैं वो भाग भी सकते हैं, उनकी डेथ भी हो सकती है, वो देश छोड़ के भी जा सकते हैं, पैसा मेरा मर सकता है। तो मैंने बोला यार देखो ऐसा है, वैसे तो शर्ट 900 की है, बट अगर तुम अभी के अभी पेमेंट करो राइट नाउ, तो मैं तुम्हें 50 रुपीज और कम कर दूंगा। सामने वाला बोलता है अच्छा 50 और कम, ये लो 850। तो 50 तो कम करे, बट मेरा पैसा हाथों हाथ आ गया, मेरा पैसा मरेगा नहीं अब, है ना? नहीं तो 900 जाते, अभी 50 का कम हुआ, कोई बात नहीं, पैसा तो आ गया ना। तो ये जो 50 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया, किस लिए? ताकि पेमेंट कैश में हो, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट का मतलब राइट नाउ, इमीडिएट पेमेंट, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो छूट दो तरीके से है, एक तो सभी के लिए ट्रेड डिस्काउंट, और जो कैश में देगा उसके लिए वो कैश डिस्काउंट। ठीक है, देन हमारे पास आता है रिबेट। रिबेट क्या होता है बच्चों? रिबेट होता है बेसिकली कि सामान हल्का है, मतलब रिबेट को भी हम छूट ही बोलते हैं, मतलब सामान को सस्ते में देना, सस्ते में देना। अब आप बोलोगे सस्ते में तो डिस्काउंट भी है, बेटा डिस्काउंट का पर्पस ये नहीं था कि हल्का माल बेचना, डिस्काउंट का पर्पस था कि सेल बढ़ जाए या फिर कैश में पैसा आ जाए। तो इस पर्पस से अलग अगर मैं कोई छूट दे रहा हूं कि मेरे माल में थोड़ा बहुत डिफेक्ट है, तो मैंने बोला देखो वैसे तो 1000 वाली शर्ट है, लेकिन क्योंकि इसकी ये लाइन थोड़ी टेढ़ी जा रही है तो ये 500 की दे दूंगा। तो कौन देख रहा है, कौन नोटिस कर रहा है, 500 की दे दूंगा, छूट तो अब भी दे रहा हूं, बट डिस्काउंट नहीं है, रिबेट है। तो क्या बोलूंगा? इट इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स। ये भी बात वही है, वैल्यू सस्ता ही मिलेगा गुड्स का। अलाउड बाय द सेलर आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड, इट इज अलाउड फॉर द रीजंस अदर देन डिस्काउंट। डिस्काउंट से अलग, वो पुअर क्वालिटी हो सकता है या नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन हो सकता है, वो रिबेट होता है। ठीक है, इसके बाद आता है जीएसटी। जीएसटी बच्चों एक टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाता है, इसका पूरा चैप्टर है, वहां पे अलग से देखेंगे। तो अगर हमारे देश में आप कोई भी गुड्स या सर्विस खरीदते हो तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम जीएसटी बोलते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद बच्चों एंट्री। एंट्री क्या है? जब आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो उसको एंट्री बोलते हैं। ठीक है, बैड डेट्स। बैड डेट्स किसको बोलते हैं? इंपॉर्टेंट है, सावधान इंडिया सवाल, मैं इंपॉर्टेंट को सावधान इंडिया सवाल लिखता हूं SIS, तो लिख लेना। बैड डेट का मतलब बच्चों की मुझे किसी इंसान से पैसा लेना था और वो भाग गया, उसकी डेथ हो गई, वो बेसिकली मेरा पैसा मर गया, मुझे पैसा नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं बैड डेट। तो इट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इररिकवरेबल। अब वो इररिकवरेबल हो गया है कि वो डेटर से अब मिलना नहीं है, उसको हम बैड डेट्स बोलते हैं।
सॉल्वेंट कौन होता है? सॉल्वेंट वो इंडिविजुअल होता है बेटा जो अपने कर्जे चुका सकता है। मैंने बैंक से लोन लिया, मैं अपने कर्जे चुका सकता हूं, तो मैं सॉल्वेंट हूं। लेकिन अगर मैंने बैंक से लोन लिया और मैं बैंक का कर्जा नहीं चुका पा रहा, बैंक ने बोला इसका घर दुकान बेच दो, मेरी घर दुकान भी बिक गई, अभी भी मेरा कुछ कर्जा रह रहा है, अब मेरे पास कुछ है नहीं कर्जा चुकाने के लिए, तो मैं इनसॉल्वेंट हो जाऊंगा। कोर्ट मुझे इनसॉल्वेंट घोषित कर देगा। कोर्ट बोलेगा इसका दिवाला निकल गया है, इसके पास कुछ नहीं है भाई, ये खत्म है, बैंक करप्ट है ये, उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। तो इंसॉल्वेंट कौन होता है? अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट्स। तो जो लोग अपना कर्जा चुका सकते हैं आसानी से वो सॉल्वेंट, जो नहीं चुका सकते वो इंसॉल्वेंट। ठीक है। इसके बाद टर्नओवर। टर्नओवर बेटा हम टोटल सेल्स को बोलते हैं कि हमने साल में कितनी सेल करी, वो हमारा टर्नओवर है। ठीक है। लाइफ स्टॉक, अगर आपके बिजनेस में एनिमल्स यूज होते हैं उसको लाइफ स्टॉक बोलते हैं। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, अगर आपने अपना पैसा किसी और बिजनेस में लगाया हुआ है, किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदे हुए हैं, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये थी बच्चों हमारी कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज। इनको पढ़ने के बाद आपके लिए अकाउंट्स पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज पहले ये टर्म्स अच्छे से एक बार देखो, समझो, कुछ नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल रिप्लाई। मैं आपको बताऊंगा कि क्या कैसे करना है, कितना करना है, किस तरीके से करना है, एंड आप बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया तरीके से सब कर पाओगे। तो मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, सब समझ आया या नहीं आया। सारे कॉमर्स वाले बच्चों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और हम इसी तरीके से सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से करते चले जाएंगे और आपका सारा पोर्शन मस्त करा दूंगा मैं, हर चीज कवर करके। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी 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 सून। आपने, मुझे उम्मीद है, शेड्यूल देख ही लिया होगा, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला हुआ है। ठीक है, तो कल मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।